नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी। बात होगी हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जहां पूरे तरीके से अनिश्चितता का माहौल। इमरान खान कभी अंदर जाते हैं, कभी बाहर आते हैं, फिर कहा जाता है फिर अंदर जा सकते हैं। कभी फौज सड़कों पर आ जाती है, जनता सड़कों पर आ जाती है। तो पूरे तरीके से कंफ्यूजन कंफ्यूजन और कंफ्यूजन के हालात। और सवाल ये कि क्या इमरजेंसी लगने जा रही है, जैसे कि उनके डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं, मार्शल लॉ लगने जा रहा है, क्या होने जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ यूट्यूब पर बहुत ज्यादा सुने और देखे जाने वाले पॉलिटिकल एनालिस्ट संजय दीक्षित साहब हैं। जयपुर डायलॉग्स उनका चैनल आप देखते हैं, सराहते हैं। संजय साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, मुझे टाइम देने के लिए और इस ब्रॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। सर, धन्यवाद आपका अदिति जी। आपको, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, स्वस्ति वाचन। नमस्कार सर। सर, पहला सवाल ये, पाकिस्तान में जो हालात हैं, जो पूरे तरीके से कंफ्यूजन वाले हालात हैं, ये जो वायलेंस है, एग्रेशन है, ये क्यों है? आपको क्यों लग रहे हैं कि ये मौजूदा हालात जो हैं, ये जो अनसर्टेनिटी है, ये क्यों है? ये तो पाकिस्तान की जड़ में ही है। पाकिस्तान वाले भी मुझसे यही बात पूछते हैं कई बार, और मैं उनको कहता हूँ कि भाई, तुमको अगर भारत से अलग होना था, क्योंकि उसके जो कारण दिए गए हैं, वैसे मेरी एक पुस्तक है, आपने पता नहीं देखी है कि नहीं देखी है, अनब्रेकिंग इंडिया, और उसमें मैंने इन कारणों का बहुत विस्तार से विश्लेषण किया है कि क्यों तो पार्टीशन हुआ, और पाकिस्तान का जो रूट कॉज था वो क्या था, पाकिस्तान के मसाइल क्या थे, उनके जिसको बोलते हैं इश्यूज क्या थे, वगैरह वगैरह। तो जो बेसिक इश्यू पाकिस्तान का, मैं पार्टीशन से पहले नहीं जाता हूँ क्योंकि फिर वो बहुत डीप चले जाएंगे। पाकिस्तान जब बनता है तो पाकिस्तान खुद में एक कन्फ्यूजन में पैदा होता है कि पाकिस्तान एक्चुअली, जिन्ना ने खुद कहा था कि मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि मुझे पाकिस्तान मिल जाएगा, लेकिन उसमें बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ थी, हमारी लीडरशिप की भी थी कई सारी गलतियाँ, उसके कारण वो पाकिस्तान बना। पाकिस्तान बनने के बाद भी जिन्ना कन्फ्यूज़ रहे कि उनको क्या करना है। उन्होंने पाकिस्तान बनने के पहले 11 अगस्त 1947 को एक तकरीर की अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में, और उसमें उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान जो है वो सेक्युलर मुल्क होगा। उसके बाद फिर उन्होंने उस बात को कभी दोहराया नहीं, नेवर। ना उसके पहले कभी ये बात कही, ना उसके बाद कभी ये बात कही, और उनके जितने भी एक्शंस थे वो इसके ठीक उलट होते थे। और जो भी पाकिस्तान में पार्टीशन के तुरंत बाद हुआ, वो पूरी तरह से हिंदू हेट्रेड पर आधारित था। अब हिंदू हेट्रेड क्यों थी? वो उनकी आइडियोलॉजी, उनकी थियोलॉजी में शामिल थी। फिर मैं वही कहूँगा, मैं पीछे नहीं जाऊँगा, बहुत डीप है वो मामला, उसमें तो हम डेप्थ में उसको एनालाइज करेंगे। आपको मैं अपने आर्टिकल्स भेज दूंगा, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद फिर क्या होता है कि इनका ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन आता है 1949 में। उस 1949 में ये ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन में ये कह देते हैं कि द सॉवरेनिटी ऑफ दिस यूनिवर्स बिलोंग्स टू अल्लाह एंड अल्लाह अलोन। ये इनकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। तो उसमें फिर जो भी बाद में कॉन्स्टिट्यूशन इनका 1956 में पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, वो भी इसी हिसाब से, इसी थियोलॉजी का, मतलब है कि इस्लामिक स्टेट के हिसाब से बनता है। अब ये इस्लामिक स्टेट भी बनना चाहते हैं। अगर इस्लामिक स्टेट, प्योरली इस्लामिक स्टेट बन जाते तो कोई समस्या नहीं होती। ये मैं आपको ये बता रहा हूँ, बिल्कुल मेरी जो समझ है इस्लाम की और इस्लामिक स्टेट्स की, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। लेकिन ये ना इस्लामिक स्टेट बने और ना ये प्योर रिपब्लिक बने, ये बन गए इस्लामिक रिपब्लिक। अब वो जो सारी समस्या आती है वो इनके इस्लामिक रिपब्लिक बनने से आती है, क्योंकि ये जो है दे आर फॉलिंग बिटवीन टू स्टूल्स। अब ये देखिए कि इसके बाद भी ये कॉन्स्टिट्यूशन फाइनलाइज नहीं कर पाए। 1956 में इनका कॉन्स्टिट्यूशन फाइनलाइज होता है। उसके बाद में फिर ये वहाँ पर कू हो जाता है, अयूब खान आ जाते हैं। अयूब खान जो थे वो मिलिट्री रूलर थे, लेकिन वो काफ़ी प्रोग्रेसिव और मॉडर्न थे आउटलुक में, क्योंकि वेस्टर्न एजुकेटेड थे। तो वो आने के बाद में वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में से इस्लामिक हटाते हैं। 1961 में ये काम हुआ था, और उसको रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बनाते हैं। उस पर
वहाँ पर अनरेस्ट हो जाता है तो उसको वापस इस्लामिक रिपब्लिक बना देते हैं। तो जो इसकी फंडामेंटल प्रॉब्लम है वो ये है कि ये ना तो इस्लामिक स्टेट हुआ जैसा कि ओरिजिनली इसको सोचा गया था। थोड़ा-सा पीछे रेफ़र करना पड़ेगा पार्टीशन से पहले, जो पार्टीशन से पहले 1946 में जो कैंपेन की थी मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए, वो पूरी की पूरी तरह थियोलॉजी पर आधारित थी। और उसमें ये कहा गया था कि भई ये जो है, ये हम दीन का काम कर रहे हैं, इस्लाम का काम कर रहे हैं और उसके लिए सबको जो भी इस्लाम का साथ देना चाहते हैं, उनको इसे सपोर्ट करना चाहिए कि पाकिस्तान के ऊपर ये रेफ़रेंडम है। 1946 का 1945 का सेंट्रल असेंबली इलेक्शन और 1946 का प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शंस, और उस पे उनको पूरी सपोर्ट मिलती है। कहाँ से? उन सारे इलाकों से जो बाद में पाकिस्तान में नहीं गए। 3 स्थान ऐसे थे जहाँ से जो उस समय, चूँकि सेपरेट इलेक्टोरेट इलेक्शन हुआ था, तो जो मुस्लिम सीट्स थी उसमें से जो बॉम्बे प्रोविंस थी उसकी 100% सीट्स, जो मद्रास प्रोविंस थी उसकी 100% सीट्स, और जो उड़ीसा प्रोविंस थी उसकी 100% सीट्स, सेंट्रल प्रोविंस की लगभग 100% सीट, शायद एक सीट जो थी वो कांग्रेस को चली गई थी। ये सब मुस्लिम लीग को मिली। लेकिन जहां नहीं मिली इनको, वो स्थान थे बंगाल और पंजाब। तो ये जो है इसकी डबल डाइकोटमी हो गई। एक इसकी टेरिटोरियल डाइकोटमी हो गई और दूसरी इसकी आइडियोलॉजिकल डाइकोटमी हो गई। टेरिटोरियल डाइकोटमी ये हो गई कि जहां से इसको फुल सपोर्ट मिला था वहां तो इन्होंने पाकिस्तान बनाया नहीं। पाकिस्तान ऐसी जगह में बनाया जहां पे पहले से मुस्लिम मेजॉरिटी थी एंड दे वर नॉट इनसिक्योर अबाउट देयर आइडेंटिटी। आप ये देखेंगे, ये मैंने अपनी किताब में बहुत विस्तार से लिखा है, उसको प्रूव किया है कि जो पूरा का पूरा जो पाकिस्तान मूवमेंट था वो मेजॉरिटी हिंदू प्रोविंसेस में एक माइनॉरिटी मुस्लिम मूवमेंट था। लेकिन जो पाकिस्तान बना वो मेजॉरिटी मुस्लिम प्रोविंसेस में बना। तो ये इसकी टेरिटोरियल डाइकोटमी थी। और उसकी जो आइडियोलॉजिकल डाइकोटमी थी वो ये है कि ये ना तो इस्लामिक स्टेट बन पाया, जो इसको सपोर्ट दिया था, जो इलेक्शंस में जो सपोर्ट मिला था इसको, वो इलेक्शन में सपोर्ट मिला था बरेलवी मसलक से। जो बरेलवीज जो हैं, सुन्नी बरेलवीज, जो जिनको हम सूफ़ी जानते हैं, जो सारी की सारी सूफ़ी जमातें हैं वो बरेलवी में आती हैं। तो ये जो बरेलवी मसलक है ये 80% भारत में जो सुन्नी मुस्लिम थे उनका 80% लगभग थी। इन्होंने पूरा इसको मास मूवमेंट बनाने में पूरी मदद की मोहम्मद अली जिन्ना की, और इनका यह ख्याल था कि ये इसको एक इस्लामिक स्टेट बनाएंगे, क्योंकि इनको यही प्रॉमिस किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो जिसको मिलते थे वो उसको उसी तरह से प्रॉमिस कर देते थे। उन्होंने देवबंदियों को भी देवबंद के हिसाब से प्रॉमिस किया था, लेकिन देवबंदी जो थे उनका इरादा कुछ और था। वो पूरे हिंदुस्तान को इस्लाम के परचम के नीचे लाना चाहते थे। तो वो कह रहे थे कि नहीं, पार्टीशन नहीं होना चाहिए। इरादा दोनों का ही एक था, उनकी स्ट्रैटेजीज अलग अलग थी। क्योंकि बरेलवी कह रहे थे कि साहब नहीं, हम तो हुजूर की सुन्नत के हिसाब से चलेंगे, और जो नबी हुजूर ने जो किया था, यानी कि मक्का में उनके पास मेजॉरिटी नहीं थी, तो उन्होंने मदीना में जाकर और अपने आप को कंसोलिडेट करके बाद में मक्का फतेह किया था। तो हमें ये पूरे हिंदुस्तान में हमारी मेजॉरिटी नहीं है, तो हम नबी हुजूर की सुन्नत के हिसाब से हम अपना मदीना बनाएंगे, पाकिस्तान हमारा मदीना होगा, और उस मदीने में हम अपने आप को मजबूत करके फिर इस दिल्ली नाम की मक्का को वापस फतेह कर लेंगे। ये उनका लॉजिक था। और बरेलवियों का और जमात इस्लामी का, जो अबू अला मौदूदी की जमात इस्लामी थी, उनका लॉजिक ये था कि तुम लोग बेवकूफ़ी कर रहे हो। ये मुसलमान जो है वो 3 जगह तकसीम हो जाएंगे और उसके बाद जो हमारी बर्र सग़ीर यानी कि सब कॉन्टिनेंट को इस्लामाइज़ करने का प्लान है वो कामयाब नहीं होगा। तो जो इस्लामिक स्टेट का प्लान बरेलवियों ने बनाया था, क्योंकि उनका ख्याल था कि हमारी वजह से तो मोहम्मद अली जिन्ना जीत रहे हैं, तो उन्होंने 13 पॉइंट चार्टर बनाया था। 13 पॉइंट चार्टर हुआ करते थे उस वक्त। मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी, जो उस वक्त नंबर 1 के लीडर थे बरेलवी मसलक के, तो उनकी सदारत में ये बना था। ये
बनारस में इनकी कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें ये कमेटी अपॉइंट हुई थी। तो उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट किया था उस इस्लामिक स्टेट का, वो लगभग आप ये मान लीजिए, उसके डिटेल्स मेरी किताब में हैं, वो ये मान जी लीजिए कि जो इस वक्त जो ईरान का कॉन्स्टिट्यूशन है उस तरह का था। यानी कि जो उसका जो हेड होगा वो एक मौलाना होगा, वो एक आलिम दीन होगा। और जिस तरह से आप देखते हैं कि वहाँ पर सुप्रीम लीडर होता है ईरान में, तो उस तरह का एक सुप्रीम लीडर का उनका ये था कि साहब ये सुप्रीम लीडर होगा, सुप्रीम काउंसिल होगी, जिसको उन्होंने शूरा बोला था। तो एक हम्म शूरा होगी और वो शूरा जो है वो प्राइम मिनिस्टर और जो एग्जीक्यूटिव जितने भी मिनिस्टर्स इत्यादि हैं वो अपॉइंट करेगी, ये उनका ख्याल था। दिस वाज द ठीक ओरिजिनल प्लान ऑफ इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन जब वो हम्म बना तब ये सारे के जिन्होंने पूरा पाकिस्तान बना, जिनकी वजह से वो नईमुद्दीन मुरादाबादी और जो बरेलवी मसलक के फाउंडर थे यानी अहमद रज़ा बरेलवी, उनके दोनों बेटे हामिद और मुस्तफ़ा, ये पाकिस्तान गए, कुछ दिनों में निराश होकर वापस आ गए। और जो देवबंदी जो थे जिन्होंने इसको अपोज किया था, उनकी मेजॉरिटी मतलब समझ लीजिए कि 70-80% ठीक मोहम्मद अली मदनी, हुसैन महमूद मदनी थे उस वक्त। और खाली एक छोटा सा हिस्सा जो था वो मेरे ख्याल से कौन थे वो, ठीक अभी नाम याद आ जाएगा उनका। तो वो वहाँ रहे। देवबंदियों ने और अबुल अला मौदूदी ने, जिन्होंने पार्टीशन अपोज किया था, उन्होंने तो वहाँ पर कब्जा कर लिया। उन्होंने उसको हम्म एक वेस्टर्न स्टाइल डेमोक्रेसी का रूप देने का प्रयास किया जिन्ना ने। हम्म बाद में वो बन गई खिचड़ी, यानी इस्लामिक इस्लामिक रिपब्लिक। तो इसके जो फंडामेंटल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं वो जी। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो सर आपने भी जो जिस तरीके से पूरी इसकी जो बुनियाद है उसे इलैबोरेट किया, जिसमें आपने ये कहा कि हिंदू मेजॉरिटी में मुस्लिम माइनॉरिटी में ये मूवमेंट रही, लेकिन अगर पाकिस्तान बन गया जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी थी, तो आपने ये बताया कि जो टेरिटोरियल डिकोटमी थी और साथ ही जो आइडियोलॉजिकल डिकोटमी थी। अगर मैं संक्षेप में आपसे ये समझना चाहूं, आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम बन गई उसका इस्लामिक रिपब्लिक बन जाना, अगर आप उसे थोड़ा सा सब्सटेंशिएट कर पाए। वो तो देखिए ऐसा है ना कि आप 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद के जो इनके चुनाव जो डिक्लेयर हुए उसमें जाए, तो उस वक्त इनकी एक वो अवामी पार्टी या इस तरह से करके कोई पार्टी हुआ करती थी, वो पूरी जीतने की कगार पे थी। वो थोड़ा लेफ्टिस्ट ओरिएंटेशन था उसका, और ये था कि भाई यदि डेमोक्रेटिक इलेक्शन होंगे तो वो पार्टी जीतेगी। तो उस वक्त मिलिट्री ने कहा कि अयूब खान ने जब टेक ओवर किया तो उसका लॉजिक ये था कि मिलिट्री इज द गार्जियन ऑफ नॉट ओनली द territorial physical territory of Pakistan, it is also the guardian of the ideological फ्रंटियर ऑफ पाकिस्तान। तो वो टेरिटोरियल फ्रंटियर और आइडियोलॉजिकल फ्रंटियर दोनों के गार्जियन का उन्होंने रोल एज्यूम किया। तो अब आप देख रहे हैं ना यहाँ क्या, एक तरफ तो डेमोक्रेटिक इलेक्शन होने हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, लेकिन उसमें ये लग रहा है कि लेफ्टिस्ट पावर में आ जाएंगे तो फिर जो इस्लामिक आइडेंटिटी है वो जोर मार जाती है, और वो कहते हैं कि नहीं, इस्लामिक आइडेंटिटी को हमें प्रिजर्व करना है, और मिलिट्री रूल आ जाता है। और मिलिट्री रूल चलता है, फिर बाद में 71 वॉर के बाद में फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो आते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो हालांकि उन जो वेस्ट पंजाब के तो वो इलेक्टेड लीडर थे, क्योंकि 71 के जो इलेक्शंस हुए थे उसमें वैसे तो मुजीबुर रहमान जीते थे, लेकिन जब बांग्लादेश अलग हो गया तो जो रेस्ट ऑफ द टेरिटरी थी उसमें तो इलेक्टेड लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। तो वो फिर डेमोक्रेसी बन जाती है। डेमोक्रेसी बनने के बाद में वो कुछ एक्शंस लेते हैं, खैर वो पॉपुलिस्ट एक्शन लेते हैं। वो अगर आपने हुसैन हक्कानी साहब की पाकिस्तान बिटवीन मुल्ला एंड मिलिट्री पढ़ी हो, तो ये जो है ये पूरा एक यहाँ का एलीट कैप्चर रहा है हमेशा से। क्योंकि इसमें एक और तीसरा फ्रंट भी ये आता है कि पाकिस्तान जो है वो पूरी की पूरी तरह एक अशराफिया वर्ग का एक
सिस्टम है, यानी जो उनके एलीट्स हैं, वहाँ कभी लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुए, वहाँ कभी पब्लिक वेलफेयर के लिए कोई काम नहीं हुए, वहाँ पर जो आप रोज यहाँ आपकी और हमारी आदत पड़ गई है देखने की कि किस तरह से पब्लिक वेलफेयर के काम जो है वो सरकारें करती हैं, ऐसा वहाँ कभी भी ये कह सकते हैं कि प्रायोरिटी नहीं थी। कभी कभी काम किए गए तो वो किसी दीगर पर्पज़ों के लिए मुख्तलिफ इरादों के लिए किए गए। अब जो आपने कहा सब्सटैंशिएट करूं तो आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो पीरियड है उसके बाद देख लीजिए क्या हुआ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जैसे ही ये काम शुरू किए, जिसमें क्योंकि वो थोड़ा लेफ्टिस्ट टाइप के थे, तो वो लोगों को लगा कि साहब ये जो एलीट पावर है ये चली जाएगी, तो तुरंत आइडियोलॉजिकल फ्रंटियर्स को गार्ड करने के लिए ज़ियाउल हक कूद पड़े बीच में और उन्होंने फिर से टेक ओवर कर लिया। और आज भी आप यही देखती हैं, जब भी मिलिट्री कूदती है बीच में, या मिलिट्री आजकल जो है वो डायरेक्ट नहीं कूद के जब मुर्गे आपस में लड़ाती है और एक को दूसरे के ऊपर चूज करती है, तो उसके पीछे आइडियोलॉजिकल फ्रंटियर को गार्ड करने का उसका जो सेल्फ अपॉइंटेड रोल है वो ही होता है। क्यों? जियाउल हक ने मिलिट्री का मोटो भी चेंज कर दिया था। इनका 73 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लागू कराया, उसमें चेंज करके तो उसको एक इस्लामिक रिपब्लिक में इस्लाम का थोड़ा ज़्यादा चूरन डालने का प्रयास किया ज़ियाउल हक ने। साथ में मिलिट्री को पूरी तरह से आइडियोलॉजिकल किया, क्योंकि मिलिट्री का जो इसका मोटो हुआ करता था पाकिस्तान की मिलिट्री का, वो एक नॉर्मल मिलिट्री जैसा होता रहता था, लॉयल्टी, ट्रस्ट, इस टाइप का कुछ था। उन्होंने इसको बदल कर दिया ज़ियाउल हक ने, तक़वा, ईमान, तक़वा, जिहाद फी सबीलिल्लाह। अब जिहाद फी सबीलिल्लाह क्या है? जिहाद फी सबीलिल्लाह लिटरली मीन्स जिहाद इन द वे ऑफ अल्लाह। लेकिन जो लोग इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस को जानते हैं, इसका मतलब होता है वायलेंट जिहाद। और ये किसके खिलाफ करना है? ये भारत के खिलाफ करना है। क्यों? इसके पीछे भी वही रीजन है जिस पे इन्होंने पार्टीशन के टाइम पे जो आर्ग्यूमेंट किया था, इनको पार्टीशन में जब इन्होंने जो सो कॉल्ड टू नेशन थियरी जिसकी बात करते हैं, तो उस टू नेशन थियरी को जो रैशनलाइज किया था, तो वो ये कह के किया था कि भाई वी आर, यानी मुस्लिम्स, वी आर not only a separate nation. The Muslims are not only a separate nation, they are also an equal nation. लोग जब भी ये बात करते हैं टू नेशन थियरी की, तो ये जो दूसरा पॉइंट है वो भूल जाते हैं, क्योंकि दोनों पॉइंट जो है वो थोड़े से अलग अलग हैं। अलग अलग इसलिए हैं कि जो कन्वेंशनल टू नेशन थियरी है वो बेसिक इस्लामिक आइडियोलॉजी है। ये लोगों को ज़्यादातर जानकारी नहीं है। कोई कहता है जिन्ना ने इसको प्रोपाइंड किया, कोई कहता है इसको प्रोपाउंड किया इकबाल ने किया, कोई कहता है सैयद अहमद खान ने किया, और इसकी जो रिटन एविडेंसेस हैं तो वो तो मैं प्रोड्यूस कर चुका हूँ। मैंने अभी फतावा आलमगीरी के हिंदी ट्रांसलेशन करके अपनी पोर्टल पे डाले, आपको उसमें दिख जाएंगे। और वो चूँकि औरंगज़ेब जो था वो नक्शबंदी तरीक़े का मुरीद था, और अपना जो उस्ताद जो है वो मूल उस्ताद वो शेख अहमद सरिंदी को मानता है। तो वहाँ से तो आपको ये पूरा कंटिन्यूअस सिलसिला मिल जाएगा। जो भी आप जितना भी यहाँ पर देखते हैं, जो बाद में बरेली और देवबंदी में अलग हो गए, उनका सबका स्रोत जो है आपको अहमद सरहिंदी से मिल जाएगा, शेख अहमद सरहिंदी से। तो ये जो इक्वालिटी वाला जो फेटिश इन्होंने ऐड किया, वो एक ऐसी एक साइकोलॉजिकल बर्डन बन गया पाकिस्तान को कि पाकिस्तान कभी भी एक नॉर्मल कंट्री बन ही नहीं पाया। इसीलिए मैं कई बार कहता हूं कि पाकिस्तान इज ओनली अ स्टेट, इट इज नॉट अ नेशन। ये एक
नॉर्मल सेंस में नेशन नहीं है। ये एक आइडियोलॉजिकल ग्रुपिंग है और एक स्टेट है। इसीलिए लोग कहते हैं कि साहब इन पाकिस्तान द मिलिट्री हैज अ स्टेट, द आर्मी हैज अ नेशन। It is not a nation, it is a state which is commanded by the army because of its self-appointed role of guardian of the ideological frontier। वो आइडियोलॉजिकल फ्रंटियर कहाँ से आता है? वो इस्लामिक रिपब्लिक के इस्लामिक पार्ट से आता है। और जो रिपब्लिक पार्ट इन्होंने है उसको ये दिखावा करने के लिए आपके सामने ये शोबाजी आजकल करते रहते हैं। पहले शोबाजी भी नहीं करते थे, मिलिट्री डायरेक्टली टेक ओवर कर लेती थी। जी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इनसाइट्स आपने जो दिए, उसमें मैं एक्चुअली आपने मेरा जो थर्ड क्वेश्चन था उसको ऑलरेडी आंसर किया है कि मिलिट्री इतनी स्ट्रांग क्यों हो गई, और आपने ये बताया कि कैसे मिलिट्री सिर्फ टेरिटोरियल नहीं बल्कि जो आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है उसकी भी सेल्फ अपॉइंटेड गार्डियन है। लेकिन अभी आपने कहा कि पहले तो ड्रामा भी नहीं होता था, अब ड्रामा हो रहा है। अभी मौजूदा कॉन्टेक्स्ट में अगर आप ही के स्टेटमेंट को आगे लेके जाऊं कि एक दुनिया में देशों के पास आर्मी होती है, यहाँ आर्मी के पास देश है, ये जो टकराव हुआ इमरान खान के समर्थकों का फौज के साथ, ये आपको लगता है कि ये जो आइडियोलॉजिकल फ्रंटियर के जो सेल्फ अपॉइंटेड टॉर्च बेयरर्स या गार्डियंस हैं, ये उनकी अथॉरिटी को चैलेंज किया जा रहा है, या आपको लग रहा है कि ये सिर्फ एक फसाद है? ये इट इज प्रॉब्ली मोर कॉम्प्लिकेटेड दैट दैट, क्योंकि इमरान खान जो है वो अपने आप को इस आइडियोलॉजिकल फ्रंटियर का गार्जियन देखता है। वेदर ही इज डिल्यूजनल और नॉट इज डिबेटेबल, लेकिन उसके जो भी एक्शंस और जो भी बातें वो करता है उसमें आप डीप में जाएंगे तो आप पाएंगे कि इमरान खान अपने आप को एक खलीफा के रूप में देख रहा है। और उसने आते ही जो सबसे पहले रियासत मदीना स्टैब्लिश करने की बात की थी, ये सारी बातें जो है ये उसी प्रकार की, ये और किसी ने नहीं की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रियासत मदीना की बात नहीं की, पर आपके बेनज़ीर ने नहीं की, आपके नवाज़ ने नहीं की, नवाज़ शरीफ ने नहीं की। इसके पहले भी जब ये इनकी पीपीपी की गवर्नमेंट रही तब भी किसी ने अपने आप को एक क्लेरिकल रोल में, या जिसको कहें कि एक इस्लाम के गार्जियन के रूप में किसी ने अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं किया। ये काम इमरान खान कर रहा है, और ये जो आप इसकी पॉपुलैरिटी देख रहे हैं ना, उसके पीछे भी यही कारण है। क्योंकि जो इस्लामिक पब्लिक होती है किसी इस्लामिक स्टेट में, वो इस चीज़ की तरफ बहुत अट्रैक्ट होती है। तो इनका जो कॉन्फ्लिक्ट इस समय है उसको मैं यदि इस लेंस से देखूं तो ये जो है उस आइडियोलॉजिकल फ्रंटियर की गार्जियनशिप क्लेम करने का कॉन्फ्लिक्ट है, आपस में जो इनकी टसल है। और इसीलिए आप देख रही हैं कि मिलिट्री भी आपस में डिवाइडेड है, जुडिशरी भी डिवाइडेड है, पॉलिटिक्स भी डिवाइडेड है, सोसाइटी भी डिवाइडेड है। वो इसलिए है क्योंकि जो मिलिट्री का अनक्वेश्चन्ड रोल था उसके ऊपर इमरान खान ने क्लेम की है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जस्ट टू सिंप्लीफाई, यानी अब जो पाकिस्तान में हो रहा है, क्या उससे सही मायने में, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि जो आइडियोलॉजिकल फ्रंटियर है, इमरान खान नियाजी उसी फ्रंटियर को क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं, विच जो जिसका सीधा सा मतलब होगा, जैसे कि आपने बहुत डिटेल में ये इलैबोरेट किया यहाँ पर, कि ये फौज का रोल है, सेल्फ अपॉइंटेड गार्डियन ऑफ आइडियोलॉजिकल फ्रंटियर। ऐसे में पाकिस्तान की पूरी स्टोरी को अगर समाप्त करना हो तो क्या ये कहा जा सकता है कि ये जो मौजूदा हालात इस वक्त पाकिस्तान में है, ये बेसिकली फौज बनाम इमरान खान है, या ये फौज बनाम इस्लामिक आइडेंटिटी है? ना ना ना, ये फौज बनाम इमरान खान, ये तो दोनों ही इस्लामिक आइडेंटिटी क्लेम कर रहे हैं ना, इसीलिए तो झगड़ा हो रहा है। अगर वो नॉर्मल रहता पहले भी तो फौज को उससे क्या दिक्कत थी? फौज ने ही तो उसको अपॉइंट किया। आफ्टर ऑल जब वो बना था तो आपको याद हो उसके ऊपर व्यंग कसे जाते थे कि इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। तो वो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपनी बेसिकली अगर फौज की लैंग्वेज में बोले तो वो अपनी औकात में नहीं रहा।
वो जो है ही ट्राइड टू बिकम लार्जर देन लाइफ, इसी वजह से एक स्टेज्ड ऑपरेशन में उसको हटाया गया। और फौज ने ये सोचा कि भाई इसको जो है हम ये हटा देंगे तो ये मामला वापस हमारे काबू आ जाएगा, लेकिन वो आ नहीं रहा क्योंकि वो पीछे हट नहीं रहा, वो लगातार उसके ऊपर जारी है। और अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, क्योंकि जो फौज है पाकिस्तान की, उसने सिविलियंस के खिलाफ एक भी जंग नहीं हारी है। भारत से तो सारी जंगें हारी हैं, लेकिन सिविलियन के खिलाफ कभी जंग नहीं हारी है। तो मुझे ये दिख रहा है आगे कि भाई ये अगर सिविलियन से जंग होगी तो हो सकता है मिलिट्री अभी भी भारी पड़े। और क्योंकि आपने सिविलियंस और वर्सेस आर्मी के ट्रैक रिकॉर्ड की बात की, मैं नियाजी वर्सेस फौज के ट्रैक रिकॉर्ड की बात करती हूँ कि एक नियाजी ने इंडियन फौज के सामने सरेंडर किया था और इमरान खान नियाजी क्या फौज के सामने सरेंडर करेंगे? ये अपने आप में एक सवाल है। दोनों में जीतेगा कौन, संजय सर? जो ट्रैक रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से जैसे मैंने कहा कि भाई पाकिस्तान आर्मी हैज अ स्टेलर रिकॉर्ड ऑफ नेवर लूजिंग अ बैटल टू इट्स ओन सिविलियंस। It has an equally stellar record of losing every battle against its adversaries. जो basically it is India. In fact, it is losing a battle even against Afghanistan. अफगानिस्तान के खिलाफ भी वो कोई सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस नहीं कर पा रहे। रोज इनके लोगों को आके मार के चले जाते हैं पाकिस्तान के अंदर ही अंदर। तो when it comes to fighting with real weapons, they have never proved themselves. लेकिन when it comes to fighting against civilians, they've always been victorious, they've always been triumphant. There is not even a single instance कि भाई civilians ने इनको overpower कर लिया हो। इस बार जो कुछ हो रहा है वो definitely something out of the ordinary। आप कह रहे हैं कि जो इस वक्त हो रहा है वो आउट ऑफ ऑर्डिनरी। आपको ये बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं संजय सर, जिसमें लोगों के जहन में सवाल आता है, क्या पाकिस्तानी फौज में खेमे बटे हुए हैं? क्या ये पाकिस्तानी फौज आपस में ही मर मिटेगी? क्या ये आपस में ये पाकिस्तान, अगर मैं एक लाइन में कहूं, क्या पाकिस्तानी फौज टूट सकती है? क्योंकि इमरान खान पाकिस्तानी नियाजी फौज ने जो है उसका जो ग्लू है, जो इसके जो टॉप ऑफिशियलडम है, देखिए आर्मी इज अ वेरी हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन, ये आप भी जानती हैं। एवरी आर्मी, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी हो चाहे इंडियन आर्मी हो, तो वहाँ पे जो कमांड है इट हैज़ टू बी फॉलोड, नेवर इट इज़ नेवर टू बी क्वेश्चन। जो कुछ भी हो, अगर कह दिया है कि आप जो है इस पहाड़ी से कूद जाइए तो कूदना ही है, दैट कमांड इज नेवर क्वेश्चन। अभी जो इनका जो इंडोक्ट्रिनेशन हुआ है, जब से ये एक मुजाहिद फोर्स बनी है, जब से जिहाद फी सबीलिल्लाह इसका एक मोटो बन गया है, ऑफिशियल मोटो है वैसे, बाय द वे, यू कैन चेक, तब से इनका इंडोक्ट्रिनेशन भी होता है। तो उस इंडोक्ट्रिनेशन में फिर ये दिक्कत आ जाती है कि जितने भी फौजी जर्नैल हैं, उन जर्नैलों ने इतने ज़्यादा अपने कारोबार फैला रखे हैं कि देयर इज, अकॉर्डिंग टू माय इंफॉर्मेशन, अ लॉट ऑफ डिस्क्वाइट। जो नीचे की जो रैंक और फाइल है, जो जूनियर ऑफिसर्स हैं, कर्नल एंड बिलो, और जो आपके सोल्जरी है, जो बेसिक रैंक्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा डिस्क्वाइट है और उनमें बहुत ज़्यादा इमरान खान के प्रति एक भावना है। वो भावना इसीलिए है क्योंकि इनको इंडोक्ट्रिनेट किया गया है जिस आइडियोलॉजी में, इनके हिसाब से इमरान खान उसी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ा रहा है। और जो इनके जो ऑफिसर्स हैं, जो जनरल्स हैं, वो करप्शन में बिल्कुल बिल्कुल हम कह सकते हैं कि अप टू द नेक हैं। इन्होंने अपने दुनिया भर के जो हैं वो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स क्रिएट कर रखे हैं, और उनमें जो है आप देखिए उसकी वजह से जो इकोनॉमी है कंट्री की वो भी डाउन जाती है, और वो सब के सब जो हैं वो अपने हिसाब से, कोई भी जर्नल यहाँ रिटायर नहीं होता, किसी न किसी जाके किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट में या किसी और में जाके फिट हो जाता है। उसके साथ में ये
रियल एस्टेट का कारोबार चलाते हैं और डीएचए और कॉर्नर प्लॉट ये इनके डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जो आप फौज से बाहर के लोगों से पूछेंगे तो वो बस यही मजाक उड़ाएंगे, भैया इनसे तो डीएचए करवा लो और इनसे तो कॉर्नर प्लॉट लिवा लो, और ये कॉर्नर प्लॉट कॉर्नर करेंगे, उसके बाद फिर उसको बेचने के लिए अपना कोई रियल एस्टेट वाला कोई दलाल ढूंढेंगे। यही काम करते रहते हैं जर्नल अधिकतर। उनका अपने कंट्री के डिफेंस में ध्यान कम है। तो वो जो सो कॉल्ड आइडियोलॉजिकल फ्रंटियर जिसको जो गार्ड करते हैं, उसके जो गार्जियंस हैं वो पूरी तरह से करप्ट हो चुके हैं। तो वही फौज जो आइडियोलॉजिकल फ्रंटियर की है उसमें आधा आधा हो गया है कि आधे जो ऊपर वाले हैं वो तो खुद के इंटरेस्ट गार्ड करने में ज्यादा बिजी हैं बजाय आइडियोलॉजिकल फ्रंटियर गार्ड करने का। जो नीचे वाले हैं वो ये सोचते हैं कि हम एक्चुअल आइडियोलॉजिकल फ्रंटियर को गार्ड करने वाले हैं। तो both at the level of I should say ideology and both also at the level of command there is disquiet. अब फौज है तो वो डिस्क्वाइट सामने नहीं आता है, लेकिन डिस्क्वाइट तो है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि डिस्क्वाइट तो है, लेकिन ये इंडिया के लिहाज से, भाई हम इंडिया के लिहाज से यहाँ पर बात करेंगे, और इंडिया के लिहाज से अगर मैं आपसे बात करूँ, तो इंडिया के लिए तो ये अच्छा है, फौज सिविलियंस के साथ बिजी रहे, फौज आपस में बिजी रहे। इंडिया को कम से कम जो ये आतंकी फ्रंट खोल कर रखते हैं भारत के खिलाफ, वहां पर शायद इंडिया थोड़ा सा ब्रीदर महसूस कर सकता है। आपको लगता है ऐसा? और जो इंडिया पीओ को लेकर भी कहता रहा है, अभी विदेश मंत्री ने कहा था, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि अब पाकिस्तान को अगर बात करनी है हमसे तो हमें ये बताए कि पीओके कब वेकेट कर रहे हैं। तो उस प्लान पे इंडिया आगे बढ़ सकता है आपके हिसाब से? देखिए, आई विल कम टू डॉक्टर जयशंकर स्टेटमेंट लेटर। पहली बात जो आपने कही, मैं आपसे सहमत हूँ, और कई सारे हमारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट और मिलिट्री एक्सपर्ट कई बार ये कहते रहते हैं कि भाई स्टेबल पाकिस्तान इज ऑन आवर इंटरेस्ट। नो, आई डोंट एग्री विद देम। वो इसलिए है कि जब पाकिस्तान स्टेबल होता है तब आपके यहाँ क्या घटनाएं होती हैं, और जब पाकिस्तान अनस्टेबल होता है तब क्या होता है। इन दोनों का आप एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन कर लीजिए, उससे ही आपको उत्तर मिल जाएगा। क्योंकि जब वो बहुत स्टेबल होते हैं तब होता है 26/11, और जब वो अनस्टेबल होते हैं तो आजकल आप देख रहे हैं, आजकल तो कहीं इक्की दुक्की घटनाएं हो जाती हैं, जैसे अभी जम्मू सेक्टर में हुई 2 घटनाएं। तो वो भी इसलिए हुई क्योंकि जो वो इदारे हैं जो करते हैं, चाहे वो लश्कर तैयबा हो या आपका हाफिज सईद जैश के हो। हाफिज सईद की जो उनकी जो ग्रुपिंग्स हैं वो हैं, तो वो तो वहाँ एस्टेब्लिश्ड हैं, वो तो कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन फौज की तरफ से इस वक्त कोई अटेंशन नहीं मिल पा रहा है। फौज पहले ही अपने फौजियों को राशन पानी नहीं पहुंचा पा रही थी, उसमें बिजी हो रही थी कि भाई कम से कम फौजियों को राशन पानी दे दे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो चौकियां छोड़ छोड़ के भाग रहे थे वेस्टर्न फ्रंटियर पे इनके, क्योंकि उनको राशन पानी तक नहीं मिल पा रहा था, मारे जा रहे थे बुरी तरह से टीटीपी द्वारा। तो वो तो पहले ही इसमें बिजी थी। तो इस वक्त उसके पास और कुछ देखने का टाइम है नहीं। अनस्टेबल पाकिस्तान, डिवाइडेड पाकिस्तान इज वेरी मच इन इंडियाज इंटरेस्ट। इंडिया की एक फॉरेन पॉलिसी में बहुत बड़ी गलती शुरू से रही है कि इन्होंने पाकिस्तान को एक नॉर्मल नेशन और एक नॉर्मल स्टेट माना है। इन्होंने इसकी एनालिसिस नहीं की, क्योंकि पाकिस्तान इज नॉट अ नॉर्मल नेशन, अनलाइक इंडिया विच इज अ सिविलाइजेशनल नेशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ऑफ स्टैंडिंग। तो यहाँ की जो गहराई है उससे आप पाकिस्तान को नहीं नाप सकते थे, आपको नहीं नापना चाहिए था उसको। आपने उसकी एक, जिसको हम कहें कि काल्पनिक स्थिरता और उसकी इकोनॉमिक वेलबीइंग में भारत ने भी कई बार इन्वेस्ट किया है। दैट वाज आई थिंक अ मिस्टेक। पाकिस्तान, भारत को जो इस वक्त जो पॉलिसी चल रही है वो ही अपनाए रखना चाहिए, जिसमें दे शुड लेट पाकिस्तान डिसमेंटल इटसेल्फ।
और इसीलिए जहाँ तक पीओके वापस लेने की बात है, मैं तो यही मान रहा हूँ कि पीओके वापस आना होगा तो अपने आप आएगा, हमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो पीओके जो है, या तो चाइना वाले उस पर कब्जा करेंगे, लेकिन चाइना वालों की जो हालत हो रही है पाकिस्तान में, वो खुद ही देख रहे हैं कि आजकल चाइना वालों के लिए इतनी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी उनको लगानी पड़ रही है कि चाइना वाले भी कॉन्सुलेट बंद करके भाग गए दूसरे ही दिन, जिस दिन ये तमाशा शुरू हुआ। तो चाइना इज ऑल्सो नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट पाकिस्तान। उनको पता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अब फर्क नहीं है, अलावा इसके कि यहाँ पर एक एलीट बस्ता है जो इस्लाम को चूरन की तरह बेचता है और खुद मज़े करता है। तो वो ही जो चूरन बेच रहा था, वो अब चूरन इसी एलीट को कंज्यूम करने लगा है, उस स्थिति में आ गया है। क्योंकि आफ्टर ऑल वो इमरान खान से क्यों नाराज़ है? वो भी इमरान खान से इसलिए नाराज़ हैं कि इमरान खान वॉज अ पार्ट ऑफ देम, और वो उनको छोड़ के मुल्ला बन गया। जी। लेकिन मेरा आपसे लास्ट सवाल ये है कि पाकिस्तान को जब मैं देखती हूँ तो एक कंपैरिजन ज़हन में आता है कि एक बेटा जो अपने पिता को हराना चाहता है, भाई कोशिश होनी चाहिए कि हर बेटा अपने पिता से आगे जाए, लेकिन यहाँ पर बेटा अगर पिता को ही हराने की कोशिश करता रहा, उसका पूरा फोकस यही रहे कि मेरा पिता क्या कर रहा है, मेरे पिता को मुझे हराना है, तो उसकी हालत क्या वैसी हो जाती है जैसे इस वक्त पाकिस्तान की हो गई है? क्योंकि पाकिस्तान ने सारा फोकस अपनी फौज पर किया, जो आपने बहुत डिटेल में इलैबोरेट किया, आइडियोलॉजिकली भी और इनफैक्ट एक्सपेंडिचर वाइज भी मैं कहूँ, खर्चे के तौर पर भी मैं कहूँ तो सबसे ज्यादा पैसा तो पाकिस्तानी फौज ने ही खाया और पाकिस्तानी यस, यस, फौज ने यस। ही भाई, परी इनका खर्चित भी बजट हुए। चाहे जितना डोलड्रम्स में रहे, पाकिस्तानी फौज का बजट जो है वो बढ़ते रहना चाहिए हमेशा। प्रिसाइजली, तो ये जो एंटी इंडिया हेट्रेड रही, जो भारत के लिए नफरत रही, जिसे ये अपनी जनता को बेचते रहे और भारत से compete करने के चक्कर में कहीं के ना रहे, दुनिया में बैंकरप्ट होने की कगार पर हैं, आपको लगता है वही सबसे ज्यादा इन्हें कॉस्ट किया है? दैट इज ओनली अ सिम्पटम। ओके। बेसिक तो मैंने आपको बताया ना, टू नेशन थ्योरी का जी बेसिक जी। है, वो इक्वालिटी तो उनको करनी ही है। तो वो इक्वालिटी ज़्यादातर लफाजी से ही करते रहे, लेकिन मिलिट्री जो है वो उस लफाजी का फ़ायदा उठा के अपना बजट बढ़वाती है, और उसमें से बहुत सारा तो उसने अपनी पॉकेट्स को लाइन अप करने में ही लगा दिया है। और आज की डेट में तो मिलिट्री का ये हाल है कि इनके पास, जो अभी आपने देखा होगा बाजवा साहब का जो लीक हुआ था, ऑडियो लीक, इनके पास तो हफ्ते भर लड़ाई करने का मादा नहीं है इस वक्त, जज्बा है सिर्फ। लेकिन जज्बा काम तब करता है जब साथ में असलहा हो। लाठियों से तो नहीं लड़ सकते ना आप, सामने मशीन गन हो और आप लाठी लेके जाए तो कितना ही जज्बा हो, क्या होगा? और इस वक्त तो संजय सर, हमें ये भी नहीं पता कि वो जज्बा भी कितना बचा है, क्योंकि जिस तरह ये से अभी आपने आपने बात बहुत सही कही, क्योंकि ये इमरान ने एक काम बहुत बड़ा ये किया है कि उसने जो है पूरी मिलिट्री लीडरशिप को डिमोरलाइज कर दिया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह हो सकता है कि पब्लिक जो है वो मिलिट्री के खिलाफ खड़ी हो सकती है। पूरे पाकिस्तान के आज तक के इतिहास में पंजाब में पब्लिक कभी भी मिलिट्री के खिलाफ खड़ी नहीं हुई। ये जो नारे थे कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये आपने खैबर पख्तूनख्वा में सुने होंगे, बलूचिस्तान में सुने होंगे, कभी कभार सिंध में, या कभी इधर उधर सिंध के एक दो कोनों में सुन लिए होंगे, ज़्यादा नहीं। पंजाब में तो आज तक नेवर नेवर नॉट वन ओकेजन कि ये नारा कभी सुनने को लगा है, क्योंकि मेनली ये इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ पंजाबी फोर्स। अब उसके अलावा वहाँ इसमें पश्तून है, सिंधी तो ऑलमोस्ट निल है, बलोचों को अब ये लेते नहीं, थोड़े बहुत होंगे तो होंगे, बाकी तो इट्स बेसिकली 80% पंजाबी फोर्स और अबाउट 20% पश्तून। उसमें जाकर अब उसके खिलाफ जो आपने देखा, वो दैट हेट्रेड वाज क्वाइट ऑब्वियस। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को इस पर विश्वास नहीं हुआ, और आपने सुना होगा कई लोगों ने ये कहा कि ये तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये आर्मी खुद करवा रही है बहाना ढूंढने के लिए कि हम मार्शल लॉ लगवा सके।
लेकिन नाउ इट ट्रांसपायर्स दैट इट वाज क्वाइट जेन्युइन, इट वाज फ्रॉम द हार्ट ऑफ द पीपल, so that is quite demoralizing for the Pakistan army. लेकिन पाकिस्तान एज अ नेशन ही संजय सर बहुत डिमोरलाइज्ड है इस वक्त, चाहे इकोनॉमिक फ्रंट हो, चाहे नेशन तो कभी था ही नहीं ना। एग्जैक्टली और बॉर्डर्स पर तो हमेशा इंडियन फोर्सेस उसे डिमोरलाइज करते ही रहे थे। अब इकोनॉमिक फ्रंट पर भी, सोशल फ्रंट पर भी, और सबसे बड़ी बात अब कहना चाहिए मिलिट्री फ्रंट पर इंटरनली भी डिमोरलाइज्ड है पाकिस्तान। और इसीलिए शायद जैसे कि आपने कहा कि उसे खुद ही टूटने देना चाहिए, या और भी कई पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं या इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान टूट सकता है, बिखर सकता है, शायद वही होते हुए इस वक्त हम देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय दीक्षित सर, आपने इस ब्रॉडकास्ट को ज्वाइन किया और इतने डिटेल में, इतनी बारीकी के साथ पाकिस्तान को एनालाइज किया है, विश्लेषण किया है। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम सर, थैंक यू। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद सर, जय हिंद।